जानकारों से भी, लेकिन उससे पहले पीएम कुछ कह रहे हैं G20 समिट में, आपको सुनवाया था। ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर पर सहमति बनाई है और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहां के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इन देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति और नई ऊर्जा देंगे। भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे संबंध हैं, बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है। ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम अवश्य जुड़ेंगे। जिन अन्य देशों ने भी ब्रिक्स से जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त की है, भारत उनको भी पार्टनर कंट्रीज के रूप में जुड़ने के लिए कॉन्सेंसस बनाने में योगदान देगा। फ्रेंड्स, ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। फ्रेंड्स, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। तो ब्रिक्स समिट में पीएम की तरफ से आप इंपॉर्टेंट अपडेट सुन रहे थे और खास तौर से ब्रिक्स अलायंस के अंदर अब अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई ये अब शामिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है और भारत का इन सभी देशों के साथ एक सकारात्मक अलायंस भी है। तो इस पर हम आगे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं और आज की मैनेजमेंट से हम चर्चा कर लेते हैं। नो योर कंपनी में आज हमारे साथ रामकृष्ण फोर्जिंग की मैनेजमेंट से। आरके फोर्जिंग को अगस्त में 300 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को ये ऑर्डर यूरोप के ओईएम फार्म इक्विपमेंट से जुड़े कंपोनेंट के लिए मिले हैं। कंपनी के ऑर्डर और ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरके फोर्जिंग्स के एग्जीक्यूटिव ग्रुप सीएफओ ललित खेतान सर। खेतान सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। तो पहले तो मैं शुरुआत करूंगा लेटेस्ट ऑर्डर के साथ ही, जो कि कंपनी को मिला है रिसेंटली, और वो 150 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर है और उस 150 करोड़ के ऑर्डर में 4 साल के लिए ये टाई अप भी है। सो पहले तो इस ऑर्डर की डिटेल दीजिए, किस तरह का ये ऑर्डर है, कैसे मार्जिन्स हैं और ये 4 साल तक कैसा रेवेन्यू एक्रेडिशन हम इसमें कंपनी में आते देखेंगे। सर, ये जो ऑर्डर मिला हमारे को, ये यूरेशियन कंट्री है, अदर टर्की है, और इसके जो फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हैं उस कंपनी के साथ हमारा ये ऑर्डर है। ये हमारा
पुराने कस्टमर हैं और इनके साथ ये जो ऑर्डर मिला है करीब 4.2 मिलियन यूरो पर एनम का ये कॉन्ट्रैक्ट है इंजन और ट्रांसमिशन कंपोनेंट का, जो अगले 4 साल तक जाएंगे ये मटेरियल, और ये इसकी सप्लाई करीब आप समझिए 6 से 8 महीने बाद स्टार्ट होगी। उसी तरह इसके पहले हमने जो पिछले हफ्ते एक ऑर्डर अनाउंस किया था यूरोप का ही, वो हमारा रियल एक्सल कंपोनेंट का था यूरोप का, और वो भी करीब 150 करोड़ का ऑर्डर था, वो भी अगले 4 साल के लिए था। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो ऑर्डर मिलते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये हमारी कोशिश रहती है कि हम नए कंपोनेंट में आए और नए कंपनियों के साथ काम करें। उसी इनिशिएटिव का ये मैं कह सकता हूँ कि ये रिजल्ट है। तो ललित सर, जो ऑर्डर मिल रहे हैं, इन ऑर्डर के मार्जिन्स की पिक्चर कैसी है? क्या रेगुलर मार्जिन्स के जैसी मार्जिन है इसके, या थोड़ा अपर साइड पे इनके मार्जिन्स हम मान के चले? नहीं, आप ये मान के चलो जो हम करेंट मार्जिन प्रोफाइल है, इसी मार्जिन प्रोफाइल के ये ऑर्डर्स। ओके ललित सर, एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है कि कंपनी में पिछले 3 से 4 सालों में एक बड़ा डाइवर्सिफिकेशन आया है, और कोविड के बाद कंपनी के वर्टिकल्स में बड़ा बदलाव है, नई प्रोडक्ट कैटेगरीज में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता हुआ दिखाई पड़ा है, ज्योग्राफीज भी आपकी ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं तब से लेके अब तक। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा इम्पैक्ट 23-24 क्या इस तरह देखेंगे, या ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी और एक्सपेंशन चलेगा? कौन से नए प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग है, कौन सी नई ज्योग्राफीज हैं? नहीं, ये देखिए सर, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो आप ज्योग्राफी डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हो, या डी-रिस्किंग इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी बोल सकते हैं अपने, और ये चलता रहेगा आगे भी, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि हम साउथ अमेरिका में स्ट्रांग होंगे, हम जापान में स्ट्रांग होंगे, कि हम इन सारी एरिया में काम कर रहे हैं और हमको धीरे धीरे ऑर्डर मिल रहे हैं इन सब जगह पे, और हम अपने आप को हर कॉन्टिनेंट में हर जगह पहुंचाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, और इन टर्म्स ऑफ इसके अलावा हम प्रोडक्ट प्रोफाइल को भी इंप्रूव करना चाहते हैं हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ और नए कस्टमर के साथ, ताकि हम अपने आप को डी-रिस्क कर सकें एक सर्टेन प्रोडक्ट पर और एक सर्टेन ज्योग्राफी पे। इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि हम ऑटो और नॉन ऑटो का एक हेल्दी मिक्स बनाए, जो कि हमारा एक समय में 90-95% केवल ऑटो पे फोकस्ड होता था, जो कि आज के दिन 78% ऑटो पर है, और अगले 2 साल में हमारा टारगेट है कि ऑटो को 70% कर दिया जाए और नॉन ऑटो को 30% किया जाए। तो ललित सर, अब 2 नए इमर्जिंग एरियाज जिन पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का भी थ्रस्ट है और बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, पहला है रेलवेज और दूसरा है ईवीज, और आप दोनों में ही प्रेजेंस रखते हैं अपनी। तो इन दोनों को लेकर कैपेसिटीज़ कैसे एक्सपैंड करेंगे? कौन से क्लाइंट्स हैं जिनको आप कैटर कर रहे हो? किस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स यहाँ पर आपने ईयर मार्क कर रखे हैं? देखिए, जहां तक रेलवे की बात है, तो रेलवे पे हम काफी काम कर रहे हैं एज ए स्टैंड अलोन, और हमने एक ज्वाइंट वेंचर भी फॉर्म किया है टीटागढ़ रेल सिस्टम के साथ, जहां पे हम रेल व्हील सप्लाई करेंगे इंडियन रेलवे को अगले 20 सालों के लिए। तो वो कंपनी अपनी जगह पे काम करेगी, और हम लोग साथ में काफी कारोबार कर सकते हैं रेल व्हील के क्षेत्र में, हमारे और टीटागढ़ रेल सिस्टम के बीच में। इसके अलावा जैसे वंदे भारत ट्रेन से, जो उसमें कि कई लोगों ने ऑर्डर विन किया है, लेकिन उसका भी फायदा हमारी कंपनी को मिलेगा, क्योंकि हम वन ऑफ द अप्रूव्ड सोर्स हैं इस वंदे भारत ट्रेन के लिए बोगी फ्रेम, जो फ्रेम होता है अंडर कैरेज बनाने के लिए। तो वो भी क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, तो आरके फोर्ज को इसका फायदा मिलेगा, और काफी ऑर्डर इनके जो कंपनियां जिनको ये ऑर्डर मिले वो हमारे को इसका देगी। तो और इसके अलावा भी हम और भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, और आई थिंक रेलवे में हमारा जो आज के दिन टर्नओवर है वो आपको काफी हद तक इंप्रूव होता दिखेगा अगले 2-3 सालों में। जी, और ईवीज को लेके अगर ईवी की बात करें तो देखिए, हम ईवी पे काम कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग ओईएम के साथ, और हमारी प्रेजेंस धीरे धीरे ईवी में बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारा शेयर आज के दिन हमारे टर्नओवर का 3% है, जो हमारा टारगेट है अगले 2 से 3 सालों में इसको 5 से 6% पे ले जाने का ऑन द ईवी साइड एज ए स्टैंड अलोन। इसके अलावा आपको पता होगा कि हमने एक इन्वेस्टमेंट भी किया है एक स्टार्टअप में ईवी का, जो कि सुयो बोलकर एक कंपनी है, और नोएडा में, जिसपे कि कुछ यंग आईआईटीज के लोग काम कर रहे हैं। वो हमारा एक्सटेंडेड आर्म होगा ईवी इनिशिएटिव पे, जहां पर हम हाई वेटेज मोटर, डिफरेंशियल, एक्सल, ये चीजें डेवलप करेंगे, और ईवी की जो ये एक वेव है, इसको भी हम इंजॉय करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ थ्रू दिस कंपनी। जी ललित सर, कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज हैं उसमें कुछ कमीशनिंग हुई है जुलाई में, कुछ कमीशनिंग की बातचीत है सितंबर में। तो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज कितनी है? 1, दूसरा, गोइंग फॉरवर्ड जो कैपेसिटीज ऐड होने वाली हैं वो हम कब तक नंबर्स में आते हुए देखेंगे? 2, और तीसरा, जो कैपेसिटीज आप ऐड कर रहे हो, ये क्या आप इंटरनल अक्रूवल से ऐड कर रहे हो, या कुछ फंड रेजिंग एक्टिविटी भी कंपनी इसके लिए देख रही है? नहीं, तो हम लोग सर जो भी कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं या जो एक्विजिशंस हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं,
ये मिक्स ऑफ इंटरनल अक्रूवल और डेट है। लेकिन हमारा डेट प्रोफाइल भी हमने एक डिसाइड कर रखा है कि एक सर्टेन लेवल तक ही कंपनी को लीवरेज करेंगे, उसके बाद हमको इंटरनल अक्रूवल से ही ग्रो करना है। और वो आपको दिख रहा होगा पिछले साल 2 साल में कंपनी के बैलेंस शीट में कि हमारे डेट लेवल कंट्रोल में है। और हमारा टारगेट भी है कि हमको अल्टीमेटली डेट एबिटा 1:1 मेंटेन करना है, जो कि आज के दिन करीब 1.68 पर है। अब अगर आप मेरी मार्च 2023 की बैलेंस शीट देखो तो हम डेट को एक सर्टेन लेवल पर रखेंगे ताकि कंफर्टेबल रहें और उसके हिसाब से ग्रो करें। ये हमारा थॉट प्रोसेस है और हम उसको मेंटेन करेंगे। सर, आपने ईवी में जो नए स्टार्टअप की तो बात की, लेकिन ये जो दोनों एग्जिस्टिंग इनऑर्गेनिक रूट से जो आपने एक्सपैंड किया है, इसमें जीएमटी ऑटो और ACIL आता है, इनके बारे में आप फर्दर क्या डिटेल मेंशन करना चाहोगे? देखिए, मल्टीटेक ऑटो की बात करते हैं तो मल्टीटेक वैसे 100% कैश बाय आउट है हमारे लिए, और ये कंपनी कास्टिंग एरिया में है, लेकिन ये भी पूरी 100% ऑटो में है और ऑटो कास्टिंग्स में है और ये पूरी डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करती है। ये कंपनी करीब 300 करोड़ का टर्नओवर था पिछले साल में कंसोलिडेटेड, और 14% का एबिटा था। अब हमारा टारगेट है कास्टिंग में कैपेसिटी जो इसकी ये 25,000 टन है, इसको हमको अगले 3-4 साल में 1 लाख टन कैपेसिटी ले जानी है। कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव करना है क्योंकि हमको इसको एक्सपोर्ट में भी लेके जाना है। और हमको लगता है कि क्योंकि हम ऑटो में ऑलरेडी हैं तो इस क्षेत्र में वी कैन डू अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट विद दिस कंपनी और बहुत सारी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं इस कंपनी के लिए। तो वो हमारा टारगेट है मल्टीटेक ऑटो के लिए। और अगर हम बात करें इसके बाद जेएमटी ऑटो एक कंपनी, हमने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही NCLT से ऑर्डर आया है, जो कि हमारा रेजुलेशन प्लान हमने सबमिट किया था वो अप्रूव हुआ है। और जेएमटी ऑटो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, और ये वैल्यू एड प्रोडक्ट में काम करती थी। अब इनके जो इंटरनल प्रॉब्लम थे इस कारण ये कंपनी ट्रबल में चली गई, लेकिन इसके लिए एक ऑयल एंड गैस एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इंजन कंपोनेंट, एक्सल कंपोनेंट और गियर कंपोनेंट भी जहाँ पे काफी वैल्यू मिलती है, वो सब प्रोडक्ट में काम करते हैं। तो हम उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और इन क्षेत्र में हम एग्रेसिवली काम करेंगे, और जहाँ पर मार्जिन, इस कंपनी में मार्जिन काफी अच्छी बनेगी आने वाले समय। सर, इसको वापस रीलिस्ट करते हुए देखेंगे क्या हम? नहीं, ये कंपनी अभी डीलिस्टेड रहेगी और अभी हमारा कोई प्लान नहीं है इसको रीलिस्ट कराना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का अभाव है, वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय हमें दिया और हमसे आपने बातचीत की। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं रिसेंट मिले ऑर्डर्स के लिए और गोइंग फॉरवर्ड आपके एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर भी। धन्यवाद सुमित जी। रामकृष्ण फॉर्जिंग 2.5% ऊपर 668-670 रुपए के जोन्स में भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मैनेजमेंट को आप सुन भी रहे हैं कि बहुत तेजी से एक्सपेंशन है और एक्सपेंशन साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन भी एग्रेसिवली होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक में 3% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जाएगी। और करीब 1.5 लो के आसपास ही इंडिसेस अभी कामकाज कर रहा है। 19,431 के आसपास के लेवल से 19,400 के लोज हिट हुए हैं। रूपक सर हमारे साथ बने हुए हैं बहुत देर से। रूपक सर, पहले तो नमस्कार और माफ़ी, बहुत देर से आप हमारे साथ बने रहे, हम आपसे बातचीत नहीं कर पाए। लेकिन मार्केट्स को लेकर आपका व्यू, क्योंकि 19,400 पे भी इंडिसेस है, डे लो के आसपास ही है, आप क्या टेक रखते हो इंडेक्स पे? जी, मुझे लगता है कि 19,400 का एक सॉलिड सपोर्ट रहेगा पुट राइटर की तरफ, और 19,450 का एक कॉल राइटर का पोजीशन है। अगर 450 सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। तो मेरे ख्याल से 450 के ऊपर निफ्टी में अच्छी खासी रैली आना चाहिए इंट्राडे बेसिस में। और निफ्टी बैंक को लेकर व्यू क्या है, क्योंकि वहां पर आज फिर भी थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस है? हाँ, बट निफ्टी बैंक निफ्टी 44,500 का लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो गैप था वो गैप फिलहाल मैंने नीचे आया, और जब तक 44,500 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी भी एक रिकवरी का चांसेस रहेगा। कोई स्टॉक जिस पर नजर है आपकी? इन लाइन विथ माय इंडेक्स व्यू, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है आज का दिन, और वीकली चार्ट भी तो पॉजिटिव व्यू दे रहा है। तो मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी खासी रैली आना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 1056 तक जाना चाहिए, नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 960 के नीचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपक सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। समय का अभाव था, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। मार्केट्स में अभी तो डे लो के आसपास है। रूपक सर मान रहे हैं कि 19,450 के ऊपर अगर निकलता है तो शायद शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकती है, तो वो एक क्रूशियल लेवल रहेगा। सेकंड हाफ इस अब जो शुरू हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा। नमस्कार।